हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने इन्फॉर्म किया था कि क्लासेस जो है फ्री चलने वाली है बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, तो हम सब ने मिलकर ये ठाना है कि आप लोगों को क्या है कि फ्री क्लास दिया जाएगा। जो क्लास 10th का है ये क्या दिया जाएगा, पूरे तरीके से फ्री आपको दिया जाएगा क्लास। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा, ये आप लोगों को बता दिया गया है। तो आज हम जो पढ़ाने वाले हैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, बाकी टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा स्टार्ट करेंगे? पहला चैप्टर। इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, और इंग्लिश में बोले तो उसको क्या कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है, और आज जो मैथ्स पढ़ने वाले हैं ये आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे गौर से क्या लिखा हुआ है, पहली बार क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पहली बार गणित का सही तरीका। आप सही में, हम आपको बता रहे हैं, भरोसा दिलाएंगे कि पहली बार आप जो सही तरीके से पढ़ेंगे। यहां तक कि जो नंबर्स के बारे में, संख्या के बारे में जानकारी है आपको, बहुत सारे टीचर पढ़ाए होंगे, थोड़ा थोड़ा जो उसमें गलत है उसको हम आज पहली बार आपको पता चलेगा कि सही तरीका होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न देर करे बिना हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। सबसे पहले पढ़ना है इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, संख्याओं की जानकारी, सबसे पहले संख्याओं की जानकारी पढ़नी है। इसके बाद जो पहला एक्सरसाइज होगा उस 1.1 उसमें यूक्लिड विभाजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन। इसके बाद अंक गणित के आधारभूत परिमेय पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? आधारभूत परिमेय पढ़ना है। ये 1.1.2 में पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है आपको एलसीएम, एचसीएफ, ये भी 1.2 में ही पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है अपरिमेय संख्याएं, ये 1.3 में, और शांत तथा अशांत 1.4 में पढ़ना है। ठीक है, ये आपको हम बता दें कि पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं संख्याओं की जानकारी से। तो क्या है संख्याओं की जानकारी? आपसे हम जानना चाहेंगे। अगर बात करें कि सबसे पहली संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होता है, आप जानते होंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपको ये कभी सोचे हैं कि ये जो प्राकृतिक संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या है, इस संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों कहा गया है? ये जो गिनती की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से नंबर, ये इसी संख्या को क्यों कहा गया प्राकृतिक संख्या? आप जानते हैं? हुआ यूं, अगर हम आपसे पूछें कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, या आप बोल दें कि गिनती करो, क्या बोलेंगे कि गिनती करो, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से कहेंगे। अगर हम आपको छोड़ के किसी और से पूछें, मार्केट में जाएं और किसी से पूछें, वो भी क्या बोलेगा? 1 2 3 4। हम बोलेंगे उसे गिनती करो तो वो करेगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से बोलेगा। तो मेरा कहना यह है कि उसके मुंह से प्राकृतिक रूप से गिनती बोलने पर 1 2 3 निकल रहा है, तो इस तीनों में रिलेशन है, इसीलिए उसे क्या कहा गया है? प्राकृतिक संख्या कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का ये अलग डेफिनेशन हम बताए हैं। डेफिनेशन तो वही है प्राकृतिक संख्या का कि गिनती की संख्या को, लेकिन क्यों कहा गया उसे प्राकृतिक संख्या, ये आप समझ चुके हैं। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद इस संख्या को n से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? n से दिखाया जाता है। कुछ इसके गुण हैं, आप जान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं तो यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का क्रम हमेशा बढ़ता रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर 2 से ही स्टार्ट करते हैं तो 2 3 4 5 ये हो गया। अच्छा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है?
एक। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? अनंत। क्या है? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो। ठीक है, इसके बाद क्या है? प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव में होता है। ठीक है, क्या होता है? ये जो है ऋणात्मक नहीं होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, इसके बाद है प्राकृतिक संख्या का योग प्राकृतिक संख्या होता है। अगर दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा? वो प्राकृतिक संख्या ही होगा। ठीक है, इसके बाद प्राकृतिक संख्या का गुणनफल भी क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 5 भी प्राकृतिक संख्या और 3 भी प्राकृतिक संख्या है तो इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या को समझ चुके हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। इससे अगर आगे बढ़ेंगे तो प्राकृतिक संख्या के लिए जो है कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझिए कि जो भी हम इंट्रोडक्शन क्लास दे रहे हैं, यानी डेफिनेशन परिभाषा वाला दे रहे हैं, तो इस परिभाषा से ही क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक, और ये फॉर्मूला पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव 1 by 1 जब एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि अच्छा इस तरीके से सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, अभी यहां पे अब देख लो क्या है कि दो, अगर ये प्राकृतिक संख्या है, अगर मान लो कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से n तक जाएगा तो क्या है n तक जो जाएगा, ये n तक के लिए फॉर्मूला है n गुना l प्लस 1 बटे में 2। ठीक है, उदाहरण के लिए बात करें, अगर हम बोले कि 1 से लेकर के 10 तक के प्राकृतिक संख्या का क्या बताएं? योग बताएं, तो क्या हो जाएगा? तो n बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या है? n l प्लस 1 बटे में 2 ये है। तो क्या हो जाएगा? 10 और 10 प्लस 1 बटे में 2, और ये क्या हो गया? 10 गुना 11 बटे में 2, और ये यहां से कटा तो 11 पचे 55। इस तरीके से क्या है आपको सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कभी कभार वर्गों वाला पूछता है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही पूछता है, उदाहरण नहीं भी पूछता, फिर भी हम बता देते हैं कि ये जो है वर्गों का योग क्या कहता है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। मान लो कि ये पूछा, तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे। कितना नंबर है ये? कितना नंबर है? 4 नंबर तक है। 4 नंबर तक है तो 4 लिखेंगे, और ये 4 प्लस 1 लिखेंगे, ये 2 गुना 4 प्लस 1 लिखेंगे, और बटे में क्या करेंगे? 6 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कैसे? सॉल्व हो जाएगा, ये 4 5, ये 4 दूना 8 1 9 बटे में क्या हुआ? 6। यहां से ये कटेगा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, और यहां से ये कटेगा 2 बार में 3, 10 तिया 30। ये क्या हो गया? 30 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? इसके बाद घन वाले के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछता है, उदाहरण जरूरी नहीं है। फिर भी अगर कहेंगे कि सर आप बता दीजिए तो बता देते हैं। 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, ये 3 ही नंबर लेते हैं तो क्या हो गया? 3 प्लस 1 बट्टे में 2, और इस पर क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, क्या है? स्क्वायर है। ये स्क्वायर हो गया तो 3 गुने 4 बटे में 2, यहां से कटा और ऊपर से स्क्वायर है तो 3 गुना 6 और 36 हो गया। ये यहाँ पे क्या हो गया? 36। तो इस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। समझ आ रहा है? अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा क्या? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 मिला देने पे, क्या मिला देने पे? 0 मिला देने से जो संख्या का समूह बनता है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। कभी आपने सोचा कि 0 आने के बाद ही इसे पूर्ण संख्या क्यों कहा गया?
क्यों कहा गया? हुआ यूं था, बहुत साल पहले की बात है कि जब संख्या आया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया था, तो 0 जब नहीं आया था, हुआ क्या था कि कोई नंबर अगर मान लीजिए उस समय 10 लिखना होता तो 0 तो आया था नहीं, तो लिखा कैसे जाता? ये आ रहा था प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का हल कैसे होगा? तो हुआ क्या कि तब आर्यभट्ट ने क्या किया, ये 0 का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? 0 का। फिर क्या हुआ, आप मान लो कितना भी बड़ा संख्या लिखो तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से सारा कितना भी बड़ा नंबर को आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये नंबर हो गया पूरा। किसको आने से? 0 को आने से। 0 को आने से नंबर पूरा हो गया, इसीलिए इसे पूर्ण संख्या कहा गया। पूरा मतलब पूर्ण संख्या, ठीक है, कि सारे नंबर क्या हो गए? पूरा हो गए। तो इसीलिए 0 आने के बाद इसे कौन सी संख्या कहा गया? पूर्ण संख्या। इसे W से दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है, और सबसे छोटा 0 और सबसे बड़ा अनंत हो गया। उसी तरीके से पूर्ण संख्या का क्रम हमेशा बढ़ता रहता है। पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होता है तथा शून्य होता है, और पूर्ण संख्या का योग पूर्ण संख्या ही होता है। इसके बाद पूर्ण संख्या का गुणनफल भी पूर्ण संख्या होता है। इतना जरूरी नहीं है, फिर भी ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद आता है कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या आता है? पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसका परिभाषा क्या है कि ऐसा समूह जिसमें प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान और साथ ही साथ 0 भी हो, उसे क्या कहते हैं? देखो, प्राकृतिक संख्या क्या है? ये है प्राकृतिक संख्या, और ये इसका उल्टा है, मतलब ऋणात्मक मान है यहां से, और साथ में क्या हो गया? ये साथ में हमारा ये हो गया क्या? 0। क्या हो गया? ये 0। तो ये 0, ये सब मिलकर के क्या बन गया? पूर्णांक संख्या। और सबसे छोटा जो होगा अनंत होगा, वो भी माइनस में, और ये अनंत होगा प्लस में, ठीक। पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकती है। पूर्णांक संख्या का योग पूर्णांक संख्या ही होता है। पूर्णांक संख्या का गुणनफल भी पूर्णांक संख्या ही होता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? अब है हमारा क्या? सम संख्या। क्या है? सम संख्या, ठीक है, देख लेते हैं। सम संख्या किसको कहते हैं? कोई इस सम संख्या का डेफिनेशन देता है, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। दो संख्या का क्या मतलब हुआ? ठीक है, दो संख्या का क्या मतलब हुआ? ये जो सम संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरीके से क्या हो, विभाजित हो जाए और शेष क्या दे? शून्य दे। मतलब अगर ये 14 है और इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 बार में जाएगा और ये शून्य देगा शेष। तो यह संख्या क्या हो गया? सम संख्या हो गया। क्या हो गया? सम संख्या। समझ आ रहा है? ठीक है। और सम संख्या को ई से दिखाया जाता है। इससे ई से दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए 2, 4, 6 ये सब कौन सी संख्या हो गया? सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी संख्या अनंत होता है। ठीक, सम संख्या को हमेशा 2n के रूप का होता है। मतलब क्या है इसका कि अगर 6 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3, मतलब क्या हुआ? 2 और n का मान 3। ठीक है, ये हो गया 2n। इसके बाद सम संख्या का योग हमेशा सम संख्या होता है और सम संख्या का गुणनफल भी हमेशा क्या होता है? सम संख्या होता है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या, दुख, कठिनाई, तकलीफ, दर्द कुछ है? नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, n सम संख्या का योग जिस तरीके से प्राकृतिक संख्या में था उसी तरीके से। ठीक है, तो देखो
क्या है 2 + 4 + 6 + 8 कितने नंबर है 1 2 3 4 नंबर है। ठीक है, तो 4 नंबर है तो n बराबर कितना हो गया 4। तो n बराबर 4 हो गया तो क्या है n + 1 मतलब 4 और 4 + 1 क्या हो गया 4 × 5 मतलब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। जोड़ के देख भी लो यहाँ पे क्या है 2 4 6 6 12 12 8 20 हो गया आंसर। समझ में आया। ठीक है, प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग अगर बात करें तो यह फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? इसके लिए इतना बड़ा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्गों का योग कम ही पूछेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला ही पूछता है। समझ आ रहा। इसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या क्या है वह प्राकृतिक संख्या जो पूरी तरीके से विभाजित ना हो और तथा शेष 1 दे। 2 से पूरी तरीके से, किससे 2 से, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं 2 से, वह क्या कहलाता है और इसे ओ से दर्शाया जाता है और ये हो गया 1 3 5 7 9 और इसका सबसे बड़ा अनंत हो जाएगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी 1 हो जाएगा। थोड़ा जल्दी में हम खींच रहे हैं क्योंकि आपको नंबर का ज्ञान हो चुका है और ये संख्या आप समझते जा रहे होंगे धीरे धीरे। ठीक है, इसीलिए बहुत जल्दी में खींच रहे हैं। ठीक है, विषम संख्या हमेशा 2n + 1 के रूप का होता है। 2 विषम संख्या का योग हमेशा सम संख्या होता है और 2 विषम संख्या का, यहां देखो 2 विषम संख्या का योग सम संख्या होता है। विषम संख्याओं का गुणनफल भी विषम संख्या ही होता है। मतलब 2 विषम संख्या को अगर जोड़ेंगे तो सम संख्या हो जाएगा लेकिन उसका गुणनफल विषम संख्या होता है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसीलिए ध्यान रखेंगे। यानी हम जो पढ़ा रहे हैं है ना, परिभाषा बताते वक्त ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान है, फिर जब सवाल करेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिक्स सवाल करेंगे। कोई दिक्कत है, समस्या, दुख? ठीक है, इसके बाद बात करें, आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूला है विषम संख्या का। यहां से सवाल बहुत आता है कि अगर n विषम संख्याओं का योग मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये कितने नंबर है 1 है 2 3 4 5 है तो सीधा सीधा 5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, अगर ये इसी तरीके से अगर जाता रहा कहां तक 21 तक तो सीधा n बराबर क्या हो गया 21 और फॉर्मूला क्या होता है n का स्क्वायर मतलब क्या 21 का स्क्वायर होता है 441। हो गया आंसर, सीधा है। 21 का स्क्वायर मतलब 21 को गुना 21 से कर देंगे। कोई दिक्कत है? अब देखो कुछ नोट है यहाँ पे, यहां से सवाल भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अगर एक सम संख्या हो दूसरा भी सम संख्या हो उसको जोड़ेंगे तो सम संख्या ही आएगा। एक सम संख्या हो दूसरा विषम संख्या हो वो जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा। ठीक है, इसमें क्या ही बहुत ज्यादा बात बोलना है। ठीक है, विषम संख्या हो और दूसरा भी विषम संख्या हो तो वो सम संख्या आएगा। मतलब 3 + 3 और इसको जोड़ेंगे तो 6, तो ये क्या हो गया सम संख्या हो गया। ठीक है, सम संख्या में सम संख्या घटाएंगे तो भी सम संख्या आएगा और अगर सम में विषम घटाएंगे तो ये विषम आएगा और विषम में अगर विषम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। मतलब 5 में अगर 3 घटा दिए तो क्या आ गया 2 और 2 क्या है
सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद यहां क्या है? गुना। दो सम संख्या, अगर 2 गुना 4 करेंगे ये 8 आएगा, तो ये क्या हो गया? ये भी सम, ये भी सम, और गुना करने के बाद भी सम आ गया। विषम गुना सम, तो मतलब अगर 2 है और इसको 3 से करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो क्या बना? सम संख्या बन गया। मतलब सम और विषम को गुना करेंगे तो वो सम आएगा। दोनों ही अगर विषम हो और उसको गुना करेंगे, ये पहले भी बता चुके हैं, तो मतलब 3 गुना अगर 9 कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 27। तो विषम को विषम से गुना किए तो क्या आ गया? विषम ही आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या, दुख, कठिनाई, तकलीफ, दर्द है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा क्या? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये है इंटरेस्टिंग। इस संख्या को समझने से पहले हम लोग गुणनखंड के बारे में सीखेंगे। ये क्यों कहा गया? क्योंकि आप लोग जब डेफिनेशन बनाते हैं, इसका परिभाषा बनाते हैं, तो बनाते हैं कि जो संख्या 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन ये जो परिभाषा है ये गलत परिभाषा पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, क्या पढ़ चुके हैं? गलत परिभाषा। ठीक है, गलत नहीं कहें, चलता रहता है, ये मार्केट में चलता हुआ है, बट लेकिन समझना ये है कि अगर हम बोलें कि -1 है और इसको डिवाइड, ये अगर हम इसको भाग देते हैं 1 से तो भी कटेगा, और इस -1 को -1 से भी देंगे तो भी, मतलब 1 से भी भाग पड़ गया और स्वयं से भी भाग पड़ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि -1 जो है क्या हो गया? ये हो गया अभाज्य संख्या, लेकिन ये -1 अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है? -1 अभाज्य संख्या है ही नहीं। अब बोलेंगे सर कैसे तब डेफिनेशन देंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग गुणनखंड देख लेते हैं होता क्या है। ठीक है, गुणनखंड किसको कहते हैं? किसी भी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होता है जिस संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए। मतलब कि अगर हम बात करें, 1 जो है सिर्फ 1 से भाग लगेगा, 2 जो है 1 और 2 से लगेगा, 3 जो है 1 और 3 से लगेगा, 4 जो है 1, 2 और 4 से लगेगा, और 5 जो है 1 और 5 से, 6 जो है 1, 2, 3 और 6 से, 7 जो है 1 और 7 से। ये इसका क्या हो गया? गुणनखंड, क्योंकि इस संख्या से ये सारे संख्या आपस में भाग लगते हैं। ये 8 को कौन कौन भाग दे सकता है? 1, 2, 4 और 8 से ये 8 भाग लगेगा, और 9 जो है 1, 3 और 9 से भाग लगेगा। ये सारे इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम बताते हैं क्या है आगे। अब डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका परिभाषा सही से पढ़ेंगे। वह प्राकृतिक संख्या, क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको -1 जैसा संख्या ये आपको क्या कर सकता है? धोखा में डाल सकता है कि भाई हम भी तो प्राइम नंबर हैं, हम भी तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमको लीजिए। लेकिन जब प्राकृतिक संख्या बोल देंगे तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से नंबर होता है। तो इसमें से जो जिस संख्या का क्या हो? 2 गुणनखंड हो। क्या हो? 2 गुणनखंड हो। इस संख्या क्या हो? 2 गुणनखंड हो। पीछे वाले स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कि किसका किसका 2 गुणनखंड है। इस संख्या का है, इस संख्या का है, इस संख्या का है, 7 का है, 11 का है, 13 का है और 14 का है। समझ में कुछ आया कि जिस प्राकृतिक संख्या का क्या हो? केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा हो ना 2 से कम हो, उसी को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है। ये सब परिभाषा मार्केट में गलत फैलाया गया है। ठीक है, जो आप लोग पढ़े हैं, लेकिन हम जो ये परिभाषा बताए हैं, इस परिभाषा को कोई नहीं काट सकता है। समझ में आ गया? क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
ये पढ़ लिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे बड़ी तो क्या होगा, अनंत होगा ही। ठीक, 2 एकमात्र अभाज्य सम संख्या है। क्या मतलब, जितने भी संख्या है ये 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारा के सारा विषम है। सिर्फ 2 एक अकेला संख्या है जो सम संख्या भी है और क्या है, अभाज्य संख्या भी है। समझ आया, इसीलिए यहां पे लिखा गया 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अन्य सभी अभाज्य संख्या क्या होती है, विषम होती है। क्या होती है, अन्य सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 11, सबसे बड़ी क्यों होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगा, 97 होगा। 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होगा। समझ में आ गया। यह सवाल भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि 1 अंकों की, 2 अंकों की। अब ये क्या है, ये तो अलग ही ड्रामा है, तो इस ड्रामे को भी समझते हैं क्या है। ये है आपका अभाज्य संख्या 1 से 100 तक के लिए ये ट्रिक है, समझो एक टाइप से। ये क्या है, ट्रिक है। क्या है, ट्रिक है कि ये जो है 1 से 10 तक के बीच में, 1 से 10 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या। कौन कौन सा, 2, 3, 5, 7। समझ में आ गया। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो आप तो हमारे सामने है नहीं है तो दोबारा बता नहीं सकते हैं, तो दोबारा आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये 4 है किसके बीच, 10 से लेके 20 तक के बीच। ठीक है, तो क्या है 11, 13, 17 और 19। फिर क्या है 20 से 30 तक के बीच 2 है, 23 और 29। इसी तरीके से 30 से 40 तक के बीच कितना है, 2 है, 31 और 37। और 40 से 50 के बीच 41, 43 और 47, 3 है। ठीक है, और फिर आगे है 53 और 59, 50 से 60 के बीच। और 60 से 70 के बीच 2 नंबर, और 70 से 80 के बीच 3 नंबर, और 80 से 90 के बीच 2 नंबर, और 90 से 100 के बीच 1 नंबर। तो कैसे याद रखना है, 442, 232, 232, 1, 442, 232, 232, 1, ऐसे याद रखेंगे तो आप लिख सकते हैं। और 1 से 100 तक के बीच कितना है, 25, और 1 से 50 तक के बीच 15 है। ठीक है, डायरेक्ट काउंट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। अब है कौन सी संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। वह प्राकृतिक संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड, मतलब 2 नहीं, 2 से अधिक। ठीक है, देख सकते हैं, इसका तो 1 ही है, इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका 2 से ज्यादा है, 3 है इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 पहला हुआ। क्या 4 क्या हुआ, ये पहला कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। और इसके बाद 6 हुआ, इसके बाद 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 12 हुआ। ये सब संख्या क्या हुआ, भाज्य संख्या। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12 और अनंत तक जाएगा। सबसे छोटी 4 और सबसे बड़ी अनंत। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या के नाम से भी जाना जाता है। ये अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो बता देंगे। ठीक है, कि यौगिक संख्या भी कहते हैं। एक जो है, एक के बारे में क्या हुआ कि यह ना ही भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या भी नहीं है, और ये अभाज्य संख्या भी नहीं है, ये अभाज्य संख्या भी नहीं है। समझ में आ गया। एक याद रखेंगे, पूछता है ऑब्जेक्टिव में।
भाज्य संख्या, यहां पे भाज्य संख्या क्यों लिखा हुआ है? भाज्य संख्या तो पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल बताइए। मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, और इसका क्या पूछ रहा है? गुणनफल। क्या पूछ रहा है? गुणनफल। मतलब दोनों को आपस में क्या कर दो? गुना। तो ये 8 हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो बना लेंगे। इसके बाद क्या है? सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योगफल। मतलब छोटी भाज्य और छोटी अभाज्य दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। हो गया आंसर। इस टाइप से भी सवाल पूछेगा तो आंसर कर लेंगे। सह अभाज्य संख्या वह प्राकृतिक संख्या का युग्म जिसका मॉस हो सिर्फ 1 हो। सिर्फ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 1 हो। मॉस मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक है, HCF। HCF क्या आना चाहिए? 1 हो। इसका एग्जाम्पल क्या है कि 4 और 9, 4 और 9 हम दिए हैं, सोच समझ के एग्जाम्पल। ये जो है क्या है? ये है तुम्हारा भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या है। 4 और 9 भी भाज्य संख्या है। ये भले लिखा हुआ है सह अभाज्य, इसमें अभाज्य का कोई मतलब नहीं है कि अभाज्य ही होना चाहिए, नहीं, भाज्य भी हो सकता है। इसीलिए हम दोनों ही लिए हैं भाज्य। यहाँ पे क्या लिए हैं? 11 और 17 दोनों ही अभाज्य लिए हैं। तो इसका भी HCF आप निकालेंगे, मौसा निकालेंगे, इसका मौसा, तो ये भी कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। और इसके बाद एक ले लिए हैं अभाज्य और एक ले लिए हैं भाज्य। ऐसा भी हो सकता है कि एक भाज्य हो और दूसरा अभाज्य हो। ऐसे नंबर का अगर HCF भी आ रहा है 1, तो वो भी क्या हो जाएगा? सह अभाज्य हो जाएगा। और यहां पे फिर दोबारा ले लिए हैं क्या? भाज्य। वो तो पहले ले ही चुके हैं। समझ आ गया? जुड़वा अभाज्य संख्या यानी इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर, इसमें भाज्य होना नहीं, इसमें अभाज्य होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अभाज्य होना जरूरी है। दोनों ही अभाज्य हो और दोनों का अंतर, मतलब 5 को अगर 3 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा? 2। तो दोनों का अंतर 2 आना चाहिए। यह भी है क्या? 7 में 5 घटाएंगे तो 2 आया, और 13 में अगर 11 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, और 19 में अगर 17 घटाएंगे तो भी क्या आएगा? 2 आएगा। क्या मतलब हुआ कि दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे से घटाने पर अंतर उसका 2 आना चाहिए। तो वो दोनों आपस में जुड़वा अभाज्य, जुड़वा भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। जुड़वा 2 का अंतर हो, ठीक है, दोनों अभाज्य संख्या हो और दोनों ही 2 का अंतर हो। समझ में आ गया? अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग जो पूछा जा सकता है, ठीक है। 0 कौन सी संख्या है? 0 कौन सी संख्या है? ठीक है, यह हो गया उदासीन संख्या, प्राकृतिक संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। तो इसको उदासीन संख्या या उदासीन पूर्णांक कहा जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद कौन सी संख्या है? सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या क्या मतलब हुआ? सम भी हो और अभाज्य भी हो। आपको हम बताए अभी तुरंत ही कि एक पहला एक ही मात्र सम अभाज्य संख्या है जो आप पढ़ चुके हैं। तो 4 नहीं होगा, 9 नहीं होगा और ये 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? प्रथम रूढ़ संख्या। कौन सा? रूढ़ संख्या, ठीक है। प्रथम रूढ़ भी संख्या अभाज्य संख्या को ही कहा जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अगला सवाल, प्रथम भाज्य संख्या। अभी तुरंत पढ़े हैं, प्रथम भाज्य संख्या 4 होगा। समझ में आ गया? ठीक है। 3 तो अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, ये तो दूसरा है, तो ये प्रथम वाला ये हो गया। एक निम्न में से कौन सी संख्या है? ठीक है, भाज्य संख्या है
कि अभाज्य संख्या है, कि दोनों संख्या है, कि न भाज्य है न अभाज्य है, तो ये वाला हो गया आंसर। तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आ गया, क्योंकि हम बताए थे एक जो है ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? अब जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं इसको, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय हो या अपरिमेय हो, क्या हो, परिमेय हो या अपरिमेय हो, वो पढ़ने से पहले हम लोग दशमलव के बारे में सीखेंगे, तभी परिमेय अपरिमेय संख्या समझ पाएंगे। अब धीरे धीरे हम लोग क्या हो रहे हैं, चैप्टर के तरफ बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब इससे धीरे धीरे सब्जेक्टिव सवाल भी आ सकते हैं। ठीक है।